Jai Hind, Vande Mataram, dear student. Welcomes to your own YouTube learning platform, My DDU University. स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ EDU 101 यानी जो एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है, जो इंट्रोडक्टरी पेपर है। स्टूडेंट, इस पेपर के टाइटल की बात करेंगे तो इस पेपर का टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन। ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, BA फर्स्ट सेमेस्टर 2023 में जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका ये वीडियो है। तो स्टूडेंट हम चलेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे प्रीवियस टाइम एग्जाम में और उसके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही साथ हमने 2022 का भी, ये 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर और 2022 का आपका EDU के सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ EDU 102 103 के भी प्रीवियस जो नए वाले प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो भी आ जाएंगे, तो वो भी आप चैनल पर चेक कर लेना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है उनके राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन विद्यालय का औपचारिक कार्य नहीं है, यानी विच इज नॉट अ फॉर्मल वर्क ऑफ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल का फॉर्मल यानी औपचारिक काम क्या नहीं। तो बालकों का मानसिक विकास बिल्कुल है, बालकों का बौद्धिक विकास करना और चरित्र का विकास करना, यानी मेंटल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और कैरेक्टर डेवलपमेंट करना, ये तो है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, जो ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स फॉर स्टूडेंट्स, ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये विद्यालय का काम औपचारिक काम नहीं है। चाहे तो वो कर सकता है, जैसे किया भी जाता है विद्यालय में, लेकिन ये औपचारिक काम नहीं है, ये उसका मूल काम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही आप किस कॉलेज से वीडियोस को देख रहे हो, कहाँ से आप देख रहे हो, किस कॉलेज से देख रहे हो, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हमें पता चलता रहता है कि कहाँ कहाँ से आप स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हो। अच्छा लग रहा है। कह रहा हु रोड द बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी। डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक कब लिखी गई और किसने लिखी। ठीक है, तो पूछा है किसने लिखी, हम बताएंगे कब और किसने लिखी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं सीधे क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताता हूं, और जहां पे कंफ्यूजिंग वाला रहता है वहां पे आपके लिए ऑप्शन को भी डिस्कस कर देता हूं। तो जो डी स्कूलिंग सोसाइटी बुक लिखी इवान इलिस ने, इवान इलिस ने इस बुक को लिखा था स्टूडेंट। और साथ ही साथ पेन पेपर हमेशा की तरह लेके बैठेगा और नोट करेगा 1971 में। किस ईयर में लिखा था? 1971 में। ठीक है, 1971 में इवान इलिश ने द स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है, सॉरी, डी स्कूलिंग सोसाइटी लिखा था, डी स्कूलिंग सोसाइटी। ठीक है, जिसमें इन्होंने होम स्कूलिंग की बात की थी। डी स्कूलिंग सोसाइटी क्या है? होम स्कूलिंग की बात करता है। ठीक है, 1971 में आई थी। और एक और फेमस किताब है द स्कूल एंड द सोसाइटी, वो जॉन डीवी की है, वो भी आपको नोट कर लेना है। द स्कूल एंड द सोसाइटी किसकी वर्क है? तो जॉन डीवी की है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है? प्रमुख जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है वो कौन सा है? तो शिक्षा का, ठीक है, तो शिक्षा में विद्यालय, विद्यार्थी तो होने चाहिए, स्टूडेंट होता ही है, विद्यालय स्कूल भी होता है, पाठ्यक्रम भी होता है, और टीचर होता है, सारे तो होते हैं। अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट, मैं इसलिए ये सारे महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी ही नहीं है तो आप शिक्षा किसको दोगे? शिक्षा कौन लेगा? लेने वाला भी विद्यार्थी, और जिसके लिए स्कूल चलता है वो भी कौन है? विद्यार्थी है। तो शिक्षा का सबसे प्रमुख घटक क्या है? विद्यार्थी है। बाकी ये सारे महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें से विद्यार्थी होता है। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के अंग यानी कंपोनेंट्स क्या है एजुकेशन की? तो शिक्षा के अंग क्या क्या है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, सब, तो सभी हैं। शिक्षा के अंग, शिक्षा के लिए तीन चीज चाहिए। टीचर चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट मैंने बताया था कि जॉन डीवी ने आपको ट्राइपोलर यानी तीन ध्रुवी शिक्षा के बारे में बात की थी। जब आप ईडीयू 102 का वीडियो देखेंगे तो वहां पे भी मैंने डिस्कस किया है। तो जॉन डीवी ने कहा था ट्राइपोलर एजुकेशन यानी त्रिध्रुवी व्यवस्था। इसमें क्या था? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम इसमें आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है कि ये सब महत्वपूर्ण अंग ही है, और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षार्थी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्कूल शब्द की उत्पत्ति स्कोला से हुई है, जिसका अर्थ है, देखिए स्टूडेंट, स्कूल शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी मैंने जब आपका EDU 102 सॉल्व कराया तो बताया ही है कि स्कोले से हुई है। स्कोले, स्कोले से हुई है। फिर स्कूला, स्कोला भी वर्ड आया है। ठीक है, स्कोले, स्कोला, जिसका मतलब होता है लेजर, खाली समय, अवकाश, जिसको आप कहते हो खाली समय, अवकाश। और स्कूल की वर्ड स्कोले से हुई है स्टूडेंट, जिसका स्कूल की वर्ड स्कोले से, स्कोला मतलब अवकाश होता है, स्कोले मतलब अवकाश होता है, और स्कोला मतलब लेजर हॉल, अवकाश हॉल, जहां पे खाली समय बिताया जाता था। तो शिक्षा पहले कहाँ दी जाती थी? जहां पे लोग अपना खाली समय बिताते थे। चूंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है, तो स्कूल मतलब लेजर होता है, स्कोले मतलब लेजर होता है, और स्कोला मतलब लेजर हॉल होता है। इसमें अवकाश हॉल लिखा होना चाहिए, फिर भी ठीक है। तो क्योंकि ग्रीक में शिक्षा उसी जगह पे पहले दी जाती थी जहां पे लोग अवकाश का समय बिताते थे। ठीक है, तो स्कोले से हुई है, लेजर और अवकाश। ठीक है,
यही इसका उचित अर्थ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यह शिक्षा का कैसा अर्थ है? तो जो देखिए शिक्षा जो है आजीवन चलने वाली प्रक्रिया, यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है, वाइडर। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आपको ईडीयू 102 में भी मिलेंगे, ठीक है। तो वो भी जाके आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर भी हमने करा के रखा है, 2022 का सारा पेपर कर दिया, 1 2 3 तीनों कर दिया ईडीयू का, वो भी आप जाके देख लेना। तो इससे आपको स्टूडेंट एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। अगर आपके पास खाली टाइम होगा तो आप ईडीयू 104 105 भी देख लीजिएगा, उससे भी आपको जरूर और ज्यादा आपको मजबूती मिलेगी, क्योंकि कई बार स्टूडेंट सेमेस्टर जरूर बदलता है लेकिन क्वेश्चन एक दूसरे में रिपीट करते रहते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है, ऐसा मैंने पेपर में देखा है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया? इसी की बात कर रहा था जॉन डीवी ने। स्टूडेंट जॉन डीवी ने कहा कि जो है शिक्षा क्या है, त्रिध्रुवी, यानी जो है ट्राइपोलर प्रोसेस है। ट्राइपोलर प्रोसेस को जॉन डीवी बात करता है स्टूडेंट। और ट्राइपोलर में क्या आता है, एक कहता है कि पहला ध्रुव बालक है, स्टूडेंट है, दूसरा टीचर है और तीसरा कैरिकुलम या इन्वायरमेंट है, एजुकेशन का इन्वायरमेंट है, ठीक है, या कैरिकुलम को भी कहा है, ठीक है। तो जॉन डीवी ने त्रिमुखी की बात की है। जॉन एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात की है। तो द्विध्रुवी प्रक्रिया की बात किसने की है? जॉन एडम्स ने, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, अगला प्रश्न भी देखते हैं। शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो शिक्षा के विषय में कौन सा कथन सही है? मैंने बताया कि द्विध्रुवी प्रक्रिया भी पहले सही थी, उसके बाद त्रिध्रुवी प्रक्रिया आ गया। फिर कह रहा है शिक्षा तो त्रिध्रुवी है, द्विध्रुवी है, केवल साक्षरता है, शिक्षा कला और विज्ञान है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर अगर हम बस इस स्टेटमेंट को काट देना कि शिक्षा केवल साक्षरता है, तो तीनों स्टेटमेंट सही माने जाएंगे। अब इसमें हमको सबसे ज्यादा सही क्या है? तो शिक्षा एक सतत प्रक्रिया यानी आजीवन चलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है यानी शिक्षा एक क्या है, जो ये पूछ रहा है कि अच्छा स्टूडेंट ये तो मेन हो गया। मैंने पूछा ना कि क्या सही नहीं है, तो मैंने बताया ना सी को काट दीजिए, तो ये सही नहीं पूछा है स्टूडेंट, थोड़ा सा मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। तो एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ लिटरेसी, तो बस लिटरेसी नहीं है, ठीक है। शिक्षा बस साक्षरता नहीं है, बाकी तीनों प्रक्रिया सही है, द्विमुखी भी सही है, त्रिमुखी भी सही है, सतत प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों, ये सब सही है। बस शिक्षा केवल साक्षरता है, ये शिक्षा का गलत अर्थ है, ये सही अर्थ नहीं है, ये शिक्षा के अर्थ को नहीं दिखाता। शिक्षा का मेन उद्देश्य स्टूडेंट आपको जीवन में एक सभ्य नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक बनाना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, ये भी आप जान लो। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य निम्न किसे बढ़ावा देते हैं, यानी जो इंडिविजुअल एम्स होते हैं एजुकेशन को, किसको बढ़ावा देते हैं? तो इंडिविजुअल एम व्यक्ति को ही तो बढ़ावा देंगे, व्यक्ति सेंटर्ड। जब व्यक्ति अपने ही बस मतलब के लिए, अपने उन्नति के लिए बस शिक्षा ग्रहण करता है, तो वो शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है। लेकिन ये व्यक्ति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इससे समाज में निरंकुशता और निरंकुश स्वतंत्रता, यानी बिना रोक टोक के स्वतंत्रता का बढ़ावा मिलता है, जिससे बालक का तर्क शक्ति का उचित दिशा में विकास नहीं होता। बस जब अपने बारे में बात करेगा, अपने हित के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में नहीं सोचेगा, या जो भी होगा शिक्षा का बस अपने हित में प्रयोग करे। ऐसा नहीं है कि जैसे क्या होता है, जो देश के साइंटिस्ट होते हैं वो शिक्षा का उपयोग पूरे राष्ट्र के विकास में करते हैं, लेकिन वही आतंकवादी होते हैं उसका उपयोग वो मार काट में उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, तो वो शिक्षा का दुरुपयोग करने लगते हैं, ठीक है। तो शिक्षा का जो व्यक्ति का उद्देश्य है, इसको नेचुरलिस्ट बढ़ावा तो देते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये व्यक्ति सेंटर्ड होता है, ठीक है। एक व्यक्ति के अपने जरूरत के लिए होता है, और ये निरंकुश स्वतंत्रता को भी जन्म देता है, ठीक है। अच्छा तो है, लेकिन बस इसीलिए हो ये अच्छा नहीं है। अपने लिए अच्छा है कि हम पढ़ लिख के कुछ अच्छा बन जाए, लेकिन बस अपना ही हित करें, ये गलत है। निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण कहलाता है, यानी जो सिस्टमैटिक एजेंसी, फिक्स्ड एंड सिस्टमैटिक एजेंसी क्या कहलाता है? तो शिक्षा का निश्चित और व्यवस्थित अभिकरण क्या है? औपचारिक अभिकरण, यानी फॉर्मल एजेंसी। अब स्टूडेंट व्यवस्थित कहने का मतलब जहां पे आपको शिक्षा कहाँ पे नियम कानून दायरों में व्यवस्थित होकर निश्चित, मतलब आपको स्कूल जाना है तो स्कूल का जगह निश्चित है, और वहां पे एक है पहली पीरियड, दूसरी पीरियड, क्या करना है, कैसे रहना है, सबका नियम कानून मेंटेन है, तो ये औपचारिक हो जाता है। लेकिन बालक जो घर में शिक्षा माता पिता फैमिली से पाता है, वहां कोई बहुत ज्यादा नियम कानून तय नहीं है कि आपको आप कब शिक्षा लोगे या कैसे लोगे, खाते पीते बोलते सब कुछ करते हुए अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। तो अनौपचारिक शिक्षा में आपका घर आ जाएगा, ठीक है। औपचारिक में आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी आ जाएगा, निरौपचारिक में आपका दूरस्थ शिक्षा आ जाएगा, ठीक है। प्रौढ़ शिक्षा दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक में आ जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा फॉर्मल एजेंसी सही हो जाएगा। किसने कहा मनुष्य के अंतर निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना शिक्षा, यानी एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो स्टूडेंट ये मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। ये बात अभी हमने स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन दिवस मनाया है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट स्वामी विवेकानंद का ही है, ठीक है। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं, ये भी स्वामी विवेकानंद का है। और उन्होंने कहा था शिक्षा का मेन पर्पज है कि जो उसके अंतर्निहित जो शक्तियां, जो पूर्णता छुपी हुई होती है, उसको बाहर लाना, उसको व्यक्त करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।
निर्विद्यालयीकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? तो स्टूडेंट निर्विद्यालयीकरण की अवधारणा जो है वही मैंने बोला, निर्विद्यालयीकरण जो है अभी पूछा भी था पहले। तो ये रॉस का वो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि इवॉन इलिस ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि डी स्कूलिंग, यही डी स्कूलिंग इवॉन इलिच का है स्टूडेंट। इसी को निर्विद्यालयीकरण भी कहा जाता है। इसी को निर्विद्यालयीकरण को डी स्कूलिंग के नाम से भी हम जानते हैं, इसको डी स्कूलिंग भी कहते हैं। और ये निरौपचारिक शिक्षा है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट बालक स्कूल में जाकर शिक्षा मतलब जाके व्यक्तिगत स्कूल में शिक्षा प्राप्त नहीं करता है। इसको विद्यालय रहित शिक्षा भी कहा जाता है। डी स्कूलिंग मतलब विद्यालय रहित शिक्षा, जो उसको विद्यालय रहित शिक्षा और होम स्कूलिंग, घर पर ही शिक्षा का नाम दिया जाता है। तो ठीक है, होम स्कूलिंग निरौपचारिक शिक्षा होती है। मैंने बताया औपचारिक क्या है, जो स्कूल में मिलता है। अनौपचारिक क्या है, जो घर परिवार समाज में मिलता है। और निरौपचारिक क्या है, डिस्टेंस। निरौपचारिक आपको स्टूडेंट जो आपको दूरस्थ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इन सबों में मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, विद्यालय शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, यानी बैकग्राउंड स्कूल एजुकेशन का तैयार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बालक को स्कूल जाने लायक कैसे, उसके पीछे क्या होता है, जब बालक स्कूल जाता है उसके बैकग्राउंड को कैसे तैयार किया जाता है। मतलब तो पहले बालक को घर पे गृह शिक्षा द्वारा उसके शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। तो गृह शिक्षा द्वारा उसके विद्यालय शिक्षा की पृष्ठभूमि, यानी घर पे थोड़ा बहुत जरूर बच्चा सीख लेता है, तब वो स्कूल से जाता है और स्कूल की शिक्षा को आगे बढ़ाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्कूल से सीखना शुरू होता है। तो सबसे पहले शिक्षा कहाँ से शुरू होती है, गृह शिक्षा से। यही बैकग्राउंड होता है स्कूल एजुकेशन का, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। एजुकेटम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है स्टूडेंट? तो एजुकेटम की उत्पत्ति एडू ई प्लस ड्यूको से हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको मैंने पहले ही पेपर बताया था कि पहले तो एडुकेटम आया है, और एजुकेटम जो आया ई प्लस ड्यूको से बना है, और एजुकेटम सबसे एजुकेशन शब्द बना है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। तो एडुकेटम की उत्पत्ति एडू ई प्लस ड्यूको से हुई है, ठीक है। तो ई प्लस ड्यूको से हुई है, जिसका मतलब होता है ई मतलब बाहर, मतलब निकालना, टू कम आउट, और ड्यूको मतलब फ्रंट, यानी फ्रंट मतलब सामने की ओर, यानी बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर सामने की तरफ लाना, प्रकाश में लाना, उसको जगाना, ठीक है। तो ई प्लस ड्यूको का ये मतलब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षा के औपचारिक साधनों में सर्वाधिक महत्व किसका है, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस शिक्षा के फॉर्मल एजेंसी में किसका है? तो फॉर्मल एजेंसी में मतलब विद्यालय शिक्षा में विद्यालय का महत्व सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, स्कूल का। और बाकी पुस्तकालय, रेडियो, टेलीविजन, औपचारिक साधनों में इसका महत्व उतना नहीं है जितना स्कूल का है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, समुदाय का अर्थ है, यानी कम्युनिटी का क्या मतलब होता है? तो कम्युनिटी मतलब होता है व्यक्तियों का समूह और एक दूसरे की सहायता करना। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही रहेगा। तो इस जो कह रहा है कि ए बी दोनों हो जाएगा, व्यक्तियों के समूह से भी स्टूडेंट, और एक दूसरे की सहायता करना, ये दोनों कम्युनिटी मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जहां पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, और एक व्यक्तियों का समूह भी होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि समुदाय का अर्थ दोनों है। अगला प्रश्न, कुक ने समुदाय के कितने तत्व बताए हैं स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कुक ने जो है, देखिए कुक के अकॉर्डिंग तो स्टूडेंट मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा मैंने इसको देखने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत क्लियर नहीं। लेकिन जो 8 तत्व हमको समुदाय के पता है, जो बेसिकली 8 तत्व जो है हमें पता है स्टूडेंट, ठीक है। वो पहला है निश्चित भूभाग, नोट कर लीजिएगा, निश्चित भूभाग। दूसरा व्यक्तियों का समूह। तीसरा सामुदायिक भावना। चौथा सर्वमान्य नियम। पांचवा स्व उत्पत्ति। छठवां विशिष्ट विशिष्ट नाम। सातवां स्थायित्व, और आठवां समानता। ये 8 जो है समुदाय के मुख्य तत्व हैं, तो हमारे हिसाब से 8 आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समिति क्षेत्र के अंतर्गत जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जा सकता है, ये कथन है, यानी होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ विद इन अ लिमिटेड एरिया में बी कॉल्ड कम्युनिटी। तो सीमित क्षेत्र के अंतर्गत जीवन को, संपूर्ण क्षेत्र को समुदाय कहा स्टूडेंट ऑगबर्न ने, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ऑप्शन सी सही रहेगा, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, ठीक है। तो इन्होंने ही सीमित क्षेत्र के अंतर्गत संपूर्ण जीवन को समुदाय का नाम दिया था। वेदास इज ऑल्सो कॉल्ड श्रुति, यानी वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है, या कहा जाता है क्यों? तो क्योंकि स्टूडेंट वेद के मंत्र जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, या एक ऋषियों द्वारा दूसरे ऋषियों को मतलब सुनाकर प्रदान किए जाते थे, सुनकर, यानी श्रुति मतलब होता है जो सुनकर आगे बढ़े, ठीक है। तो इसीलिए इसको श्रुति कहा जाता है, क्योंकि ये वेद के मंत्र जो थे वो सुनकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक प्रदान किए जाते थे स्टूडेंट। वेद को, क्योंकि माना जाता है कि जब भारत में वैदिक शिक्षा चल रही थी, यानी शिक्षा की एक विकसित प्रणाली थी, हमें अपना जीवन कैसे जीना है, क्या करना है, ये सब तय था, तब तक कहा जाता है कि दुनिया घुटनों के बल चल रही थी, यानी दुनिया भी आदिवासियों में, जनजातियों में विभक्त थी, उनको सही से खाना पीना रहना नहीं आता था। तभी भी हमारी तरफ एक विकसित वैदिक सभ्यता थी। और ये क्या थी, और इनका ज्ञान का माध्यम ज्यादातर क्या था, श्रुति के पे बेस्ड था, वो सुनकर ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता था, ठीक है।
बाद में क्या किया गया, इनको लिखा गया, वेदों को लिखा गया। और इसको संकलित करने का काम कृष्ण द्वैपायन यानी आपके वेद व्यास जी ने किया, जिनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य क्या है, यानी इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, कई बार पूछा है। तो व्यक्ति, देखिए शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य व्यक्ति का विकास है, और ये मैंने बताया कि ये प्रकृतिवादी दर्शन पे आधारित है। किसके दर्शन पे आधारित है? नेचुरलिज्म, फिलॉसफी ऑफ नेचुरलिज्म, ठीक है। और ये नेचुरलिज्म पे आधारित है, और प्रकृतिवाद के समर्थक जॉन डीवी भी हैं, ठीक है। तो ये प्रकृतिवाद दर्शन के समर्थक भी रहे हैं जॉन डीवी, ठीक है। तो शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य प्राकृतिक दर्शन पे आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, औपचारिकतर, तो फॉर्मल इनफॉर्मल के बाद अब पूछा नॉन फॉर्मल कि शिक्षा, औपचारिक शिक्षा की, औपचारिकतर शिक्षा जिसको बात कर रहा है स्टूडेंट, यह किससे मुक्त होती है? तो औपचारिक शिक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा किससे मुक्त होती है? मैंने बताया कि औपचारिक में स्कूल विद्यालय जहां नियम कानून तय होते हैं, अनौपचारिक में जहां नियम कानून बिल्कुल तय नहीं होते हैं, और औपचारिकेतर दोनों के मध्य की अवस्था होती है, जिसमें नियम कानून होते भी हैं और मतलब तय भी नहीं होते हैं, और कुछ होते भी हैं, ठीक है। न तो पूरी तरह से मुक्त होता है, न पूरी तरह वो होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि किससे मुक्त होता है? तो जटिलताओं से, क्योंकि यहाँ पे परंपरा नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, रूढ़ियों से भी मुक्त होता है, जटिलताओं से भी मुक्त होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया था कि डिस्टेंस लर्निंग, आपका दूरस्थ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, ये सब आपका क्या है? औपचारिकेतर शिक्षा की विशेषताएं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की विशेषताएं हैं, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय की स्थापना किस शिक्षा के लिए की गई? स्टूडेंट कुछ प्रश्न बहुत आसान रहे हैं कि किस मतलब किस शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना की गई। तो आपको पता है, मैंने बार बार बताया स्टूडेंट, औपचारिक शिक्षा। विद्यालय किस शिक्षा का केंद्र है? औपचारिक शिक्षा का केंद्र है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट आपको कहना चाहूंगा कि आप वीडियोस को अपने फ्रेंड और क्लासमेट से जरूर शेयर करिएगा। आपके इस शेयर से हमको बड़ा हौसला मिलता है, और हमें लगता है कि हम आपके लिए कुछ सार्थक काम कर रहे हैं और उचित दिशा में आपके लिए अच्छे मटेरियल्स को ला रहे हैं, एक अच्छे रास्ते पे हम आगे हैं। तो वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, और किस कॉलेज से देख रहे हैं आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, समाज की महत्वपूर्ण इकाई है। तो समाज की महत्वपूर्ण इकाई क्या है? स्टूडेंट ये क्वेश्चन को सीधे आपको याद रखना है कि सबसे समाज में तो सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब इकाई ही है, विद्यालय, शिक्षक, परिवार, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई समाज में परिवार है। जब कई परिवार, जैसे एक लोग व्यक्ति से परिवार बनता है, और परिवार से अनेक परिवार जब एक साथ आते हैं तो वो समाज बन जाता है, ठीक है। तो परिवार, समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई फैमिली होती है। सोसाइटी की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट फैमिली। अगला प्रश्न, परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यानी फर्स्ट स्कूल जो होता है सोशल लाइफ का, फैमिली होता है। ये किसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट? अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट जो है मैकाइबर का भी नहीं है, काम्टे का भी नहीं है, बोगाडस का नहीं है, इन तीनों लोगों का नहीं है, ठीक है। और जब ये तीन इन लोगों का नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट आपको बता दे रहा हूँ, ये कथन किसका है? ये कथन अरस्तु का है, अरिस्टोटल जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो, ठीक है। तो ये कथन किसका है? अरस्तु का है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये कथन अरस्तु का है। चलिए अगला प्रश्न भी देखेंगे। शिक्षा की प्रकृति है, तो शिक्षा क्या है? एक आर्ट भी है, जो शिक्षण भी है, शिक्षण और शिक्षा दोनों का ये प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक और कलात्मक, यानी आर्ट भी है और साइंटिफिक भी है। तो दोनों सही हो जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, साइंटिफिक भी है और आर्टिस्टिक भी है, ठीक है। कलात्मक भी है और वैज्ञानिक भी है शिक्षा, मतलब आज की शिक्षा बिल्कुल ऐसी ही है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक तथा मनुष्य के जीवन, मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में निहित सर्वोत्तम विकास करना है, यानी एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट दैट इनहेरिटेंट इन अ मैन बॉडी। तो ठीक है, तो ये स्टेटमेंट कहा कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा में विकसित अंतर्निहित सर्वोत्तम विकास से है। ये सर्वांगीण विकास की बात महात्मा गांधी ने की। बालक के सर्वांगीण, उसकी छुपी हुई सर्वांगीण शक्तियों का विकास करने की बात किसने कही? महात्मा गांधी ने कही, ठीक है। तो स्टूडेंट ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखते हैं, शिक्षा का संकुचित अर्थ है। अब व्यापक अर्थ है कि शिक्षा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली। और संकुचित अर्थ क्या है? कि विद्यालय में प्राप्त होने वाली शिक्षा को ही शिक्षा का छोटा रूप मान लिया जाता है, कि जो विद्यालय में शिक्षा मिलती है हम उसी को शिक्षा समझते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और आजीवन व्यक्ति जन्म से मरने तक, जो ये ऑप्शन कह रहा है ये व्यापक है। ये जो शिक्षा का वाइडर मीनिंग है, व्यापक मीनिंग है, जो ऑप्शन सी है। बाकी जो ए है वो शॉर्ट मीनिंग है, या आप इसको नैरो मीनिंग भी कह सकते हो। अगला प्रश्न, शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो शिक्षा कहाँ से मिलती है? विद्यालय से, परिवार से, दोनों से मिलती है। अगर समाज रहेगा तो तीनों से मिल जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी दोनों रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे सोसाइटी रहता तो ए बी सी तीनों हम कर देते, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये सब शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन है। घर से, परिवार से, समाज से, सबसे शिक्षा मिलती है। परिवार के शैक्षिक कार्य क्या है? तो स्टूडेंट परिवार के जब शैक्षिक कार्यों की बात करेंगे तो शारीरिक विकास करना, स्कूल का भी यही काम है, और परिवार का भी शैक्षिक विकास करना स्टूडेंट, ठीक है। बिल्कुल ये राइट है।
आपका मानसिक यानी मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, तो सब सही हो जाएगा। तो शिक्षा का प्रमुख जो परिवार का प्रमुख कार्य उपयुक्त सभी। अगर विद्यालय का प्रमुख कार्य पूछेगा तो ये भी, तो विद्यालय का भी प्रमुख काम यही होगा, ये भी आप तैयार कर लीजिए, दिमाग से अच्छे से आप कर लेंगे स्टूडेंट, मुझे पता है। शिक्षा के औपचारिक साधन, अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने बताया ना बार बार स्टूडेंट, फॉर्मल जो मीन्स होता है, ये पेपर स्टूडेंट थोड़ा आपके लिए ये इंट्रोडक्टरी पेपर है तो आसान तो रहेगा। तो शिक्षा के औपचारिक साधन क्या है? विद्यालय, स्कूल, कॉलेज। और अनौपचारिक साधन परिवार, समाज, ठीक है। और डिस्टेंस लर्निंग का स्कूल जो है या ओपन लर्निंग, ओपन स्कूल है, ये आपका औपचारिकेतर यानी आपका औपचारिकेतर का साधन है, ठीक है, नॉन फॉर्मल जिसको आप कहते हो। प्राचीन कालीन शिक्षा की विशेषता थी सादा जीवन, उच्च विचार, बिल्कुल। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, एकदम सही है। पूर्ण आवासीय शिक्षा ये भी थी, और आध्यात्मिक शिक्षा यानी जो स्पिरिचुअल शिक्षा दी जाती थी, वेदों की शिक्षा, पहले यही सब होती थी गुरुकुलों में, तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट डी वाला सही हो जाएगा कि सब तरह की शिक्षा थी, वेद जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा, पूर्ण आवासीय शिक्षा, सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा, ये सब शिक्षा पहले दी जाती थी। उसमें वैज्ञानिक भी था, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है, तो डी के साथ जाएंगे कि जो ऊपर के तीनों है और भी है, इसके साथ और भी है, लेकिन जो यहाँ पे दिया है तो सब सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। हु सेड स्कूल इज अ मिनिएचर फॉर्म ऑफ सोसाइटी, यानी मिनिएचर मतलब छोटा रूप है समाज का, विद्यालय जो है एक समाज का छोटा रूप है, लघु रूप है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है जॉन डीवी का, आपको याद रख लेना, ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन डीवी का है स्टूडेंट, ठीक है। और विद्यालय और शिक्षा का उद्देश्य जो उन्होंने बताया था कि लोगों में सामाजिक कुशलता को विकसित करना। जॉन डीवी के हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विद्यालय और शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने बताया था कि लोगों में सामाजिक कुशलता का विकास करना, ठीक है। जॉन डीवी ने ये माना है, और ये स्टेटमेंट जो दिया कि विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये जॉन डीवी का है। अगला प्रश्न कर रहा है शिक्षा का कार्य नहीं है, शिक्षा का क्या कार्य नहीं है स्टूडेंट? तो व्यक्ति का विकास करना, बिल्कुल करना। सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करना, सांप्रदायिकता की भावना, सांप्रदायिकता मतलब समझ रहे हैं, धर्म जाति को लेके मतलब वो होना, धर्म और जाति की लेके उस बात पे मतलब आगे बढ़ाना, धर्म जाति को लेके कट्टर हो जाना, तो ये शिक्षा का काम नहीं है। और बाकी जो है व्यक्ति का विकास, सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और कौशलों का, स्किल का अर्जन, ये सब शिक्षा का कार्य है, लेकिन सांप्रदायिकता की भावना का विकास करना ये शिक्षा का काम नहीं है। समुदाय आधारित नहीं है, यानी जो कम्युनिटी होती है वो किस पे आधारित नहीं होती है? तो हम की भावना पे होती है, समान रीति रिवाज होते हैं एक समाज में, सामाजिक सीमा पे, एक जो सोशल एज पे, तो ये सारा है। लेकिन क्या विशेषता नहीं है? रक्त संबंध, रक्त संबंध स्टूडेंट एक परिवार में होता है, खास करके सगे परिवार से जो होता है उसमें रक्त संबंध होते हैं, लेकिन ये समुदाय में नहीं होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में नहीं होते हैं। रक्त संबंध पे कम्युनिटी नहीं चलती। अरे आपका आस पड़ोस जो गांव है वो समुदाय का उदाहरण है, तो गांव में सबसे रक्त संबंध नहीं ना होता है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो औपचारिक यानी जहां पे बच्चा सीधे जाकर सीखता है स्कूल में, तो ये सामने प्रत्यक्ष रूप से बालक को प्रभावित करते हैं, पीछे से नहीं प्रभावित करते हैं। विद्यालय में जो हो रहा है, जो घटनाएं घटती हैं, इससे बालक प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, तो डायरेक्टली ये प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से जो अच्छी आदतों के द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता यानी मोरलिटी का विकास कर सके, मोरल जो टीचिंग्स है उसका विकास कर सके। तो ये स्टूडेंट ये स्टेटमेंट हमारा प्लेटो का हो जाता है। शिक्षा से उन्होंने कहा था कि एजुकेशन से मेरा पर्पज है कि गुड मोरल्स बच्चों के अंदर विकसित किया जा सके, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट प्लेटो का है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, शिक्षा का अर्थ है स्टूडेंट, थोड़ा सा अच्छे से आप देखोगे तो आपको क्लियर रहेगा, थोड़ा सा पेपर ब्लर मिला है हमें, लेकिन कोई बात नहीं, आपको मैं सारी बातें क्लियर करके समझा दूंगा, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाओगे, आप बिल्कुल अच्छा पेपर करके आओगे, ये मेरा ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय से दी जाने वाली शिक्षा का अर्थ है, तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है वो विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा, और बालक में जन्मजात शक्तियों का विकास, बालक का मानसिक विकास, इसमें से कुछ नहीं। तो शिक्षा का अर्थ है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, बालक के सभी शक्तियों का विकास करना, सर्वांगीण विकास। अगर ये रहता तो ये भी लगाते, जन्मजात शक्तियों का विकास है तो ये भी सही है। यानी माना जाता है कि बालक जो होता है ना, सारी शक्तियां उसके अंदर होती हैं, छुपी हुई होती हैं, और एक टीचर और शिक्षा क्या करती है, उसकी छुपी हुई प्रतिभा को निखार देती है, उसकी छुपी हुई शक्तियों को जगा देती है, बस। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टूडेंट आप पेपर देख के आइए, तो बताइए कि स्टूडेंट आपका पेपर कैसा हो रहा है, आप किस कॉलेज से पेपर देख रहे हो, ये सारी बातें आप कमेंट करिएगा, वीडियोस को फ्रेंड से जरूर शेयर करिएगा। हम बहुत सारा मेहनत करके आपके लिए वीडियोस करते हैं स्टूडेंट, और इससे अगर हमें भी कुछ लाभ ना हो तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम चाहते हैं आप बिल्कुल अपने क्षेत्र में अच्छा करें। तो शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं, क्या क्या रहता है जो त्रिमुखी, अभी मैंने बताया, ये जॉन डीवी ने त्रिमुखी प्रक्रिया की बात की और जॉन एडम्स ने द्विमुखी। तो त्रिमुखी में क्या कहता है, छात्र अध्यापक और पाठ्यक्रम आता है, ये मैंने पहले बताया, छात्र अध्यापक और पाठ्यक्रम आता है। स्टूडेंट कई जगह आपको
छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम के जगह पे इन्वायरमेंट मतलब वहां का जो है वातावरण आता है, तो ये भी माना जाता है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम को ही माना जाता है कि वातावरण, शैक्षिक पाठ्यक्रम इसको कहते हैं, तो शैक्षिक वातावरण भी इसमें आता है। ठीक है, तो छात्र, अध्यापक और पाठ्यक्रम इसमें आता है, इसको आपको याद रखना है। बाकी किसी ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो त्रिमुखी में आपको याद रखना है, स्टूडेंट, टीचर और कोर्स, ये 3 चीज होते हैं। सीधे बस वही याद रखिए, कंफ्यूज मत होइए स्टेटमेंट को देखे। अगला क्वेश्चन, पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, ये किसका स्टेटमेंट है? तो कहा कंप्लीट लाइफ इज एम ऑफ एजुकेशन, यानी जीवन, जो पूर्ण जीवन इंसान को मिले, यही शिक्षा का उद्देश्य है। तो पूर्ण जीवन के बारे में बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर, जो बहुत बड़े एक एजुकेशनिस्ट थे, यानी शिक्षा शास्त्री थे। शिक्षा, और इन्होंने क्या कहा था, शिक्षा को हम संपूर्ण जीवन में जीने के नियमों और तरीकों से परिचित कराना चाहिए। यानी शिक्षा को हमको कैसे परिचय कराना चाहिए कि शिक्षा क्या है कि संपूर्ण जीवन को जिए जाने वाला नियमों और तरीकों से शिक्षा को परिचित कराना चाहिए। ठीक है, और इन्होंने एक बात और कही थी कि शिक्षा अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है। स्टूडेंट, ये भी आपको याद रखना है कि शिक्षा अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण है, ये भी आप याद रखोगे। और स्टूडेंट, ये भी याद रखोगे कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इनकी एक किताब है बहुत पॉपुलर, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, 1916 में आई। ठीक है, लॉजिक 1938 में, और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये भी 1938 में जॉन डीवी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्टूडेंट, अगर वीडियो छूट जाता है तो आप उसको पॉज करके भी नोट कर सकते हो। चलो, अगला करा, निम्न से कौन शिक्षा का एक अंग है? तो क्या शिक्षा का अंग है? शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, ये सब शिक्षा का अंग है, तो डी वाला सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि शिक्षा तीनों जगह से मिलती है, शिक्षार्थी चाहिए, शिक्षक चाहिए, समाज से भी शिक्षा मिलती है, तो ये तीनों शिक्षा के अंग है। ठीक है, और शिक्षा कहाँ पे? शिक्षा सीखने के बाद व्यक्ति अपने समाज में जाता है और समाज को विकसित करता है। तो स्टूडेंट, आपके लिए इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन को कवर किया। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कोई डाउट होगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप हमसे जुड़कर सीधे कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स।